दोस्तों नमस्कार। सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश सुदैनिया किसानों को क्या परेशानी है और उनके क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या दयनीय दशा है, इसको लेकर आप सबके सामने आया हूं। देश के अंदर लगातार चुनाव हो रहे हैं और कोई भी पार्टी किसानों के हालात को लेकर गंभीर नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहा करते हैं कि किसानों की इनकम दुगनी हो गई है। किसानों को लेकर धरने प्रदर्शन हुए, परंतु हालातों में सुधार नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, धर्म की राजनीति में पूरा देश उलझा हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राम मंदिर की भव्य तैयारियां चल रही हैं। यह तैयारी कोई आम जनता के लिए नहीं है। वोट कैसे हासिल किया जाए, इसको लेकर एक चकाचौंध पैदा की जा रही है। जबकि कोविड जैसे हालात में हमारे किसानों ने ही इस देश को संभाला है। अगर बात करें तो किसान राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा उतारने के लिए कर रहे अपने अंग बेचने की पेशकश, इसको क्या कहा जाए, इससे बड़ी दुर्दशा क्या हो सकती है हमारे देश में किसानों की। इसको लेकर सभी चुप्पी साधे हुए हैं। राज्य में किसानों की हालत बेहद दयनीय हुई है। एक राज्य में नहीं, हर राज्य में किसानों की हालत दयनीय है और भारत में लगभग हर किसान की स्थिति बहुत ही कमजोर है। जनपद जालौन के एक किसान ने कुछ दिन पहले अपने खेत की मटर की हालत देखते हुए रेल के नीचे आकर अपनी जान दे दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। जब धर्म के नाम पे वोट मिल रहा है तो किसानों की बात क्यों की जाए। किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। इसी क्रम में हम बताते चले कि हिंगोली जिले के किसान ने कर्जा चुकाने के लिए अपने अंग बेचने की पेशकश की थी। यह मामला नवंबर माह का है। छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू फुले और अंबेडकर के महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि किसानों को कर्जा चुकाने के लिए इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हथियाना थी, कई तरह की चालें चली गई और वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। राज्य की भाजपा सरकार को इसमें कोई शर्म नहीं आई है और ना ही किसी तरह का कोई स्टेटमेंट दिया है। यहां तक विपक्ष भी चुप्पी साधे रहा, जबकि यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि इस संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के कुछ हिस्सों में गीला सूखा पड़ा है तो कुछ हिस्सों में सूखा पड़ा है। किसानों को सोयाबीन, कपास, दाल, प्याज सहित सब्जी और फलों में कोई दाम नहीं मिल रहा है। उनके ऊपर कर्ज का पहाड़ है। फसल बीमा का भी पैसा अभी तक किसानों को नहीं मिला। मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री किसानों की मदद करने की खोखली घोषणा कर रहे हैं।
जबकि ऐसा नहीं है। इन मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के घरों में किसान ना हो या वे खुद किसान ना हो, लेकिन कौन किसकी कहे, बेमौसम नुकसान की मदद के लिए मुआवजे का भी किसानों को इंतजार है। कुछ दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के 10 कर्जदार किसानों ने वहां के मुख्यमंत्री से एक अनोखी व अद्भुत गुजारिश की, जिसके तहत उन्होंने पैसा वसूली के लिए अपने शारीरिक अंगों की नीलामी करने की इच्छा जताई, जिससे वे राष्ट्रीयकृत बैंकों का भुगतान कर सके। कितने दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में कि किसान अपने अंगों के बेचने की इच्छा जता रहे हैं। उन्होंने अपने अंग बेचने का प्रस्ताव रखा और असल में उन्होंने बकायदा रेट कार्ड भी तैयार कर रखा था। लीवर के लिए 90,000 रुपए, किडनी के लिए 75,000 रुपए और एक आंख के 25,000 रुपए। इस अजीब गरीब प्रस्ताव से महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा अवश्य हुआ, लेकिन कुछ एक दिनों बाद ही सब भुला दिया गया। त्रासदी यह है कि जो बातें कृषि संकट को पूर्ण करें, उसे इतनी आसानी से अनदेखा कर दिया जाता है। यह भी ऐसे में जब बकाया कर्ज न चुका पा सकने वाले कारपोरेट यहां तक कि वे ऐसा करने की स्थिति में होते हैं, तो भी न केवल राजनीतिक नेतृत्व बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई भी उनको सुरक्षा घेरा प्रदान कर देता है। कुछ माह पूर्व की घटना 16,044 जानबूझकर डिफाल्टरों के साथ समझौता करने को लेकर आरबीआई ने रक्षा कवच की भूमिका निभाते हुए बैंकों को निर्देश दिया था कि जिन्हें बैंकों के 3.45 लाख करोड़ रुपए का बकाया वापस करने में असफल रहने के लिए किसी भी स्थिति में जेल भेजा जाना चाहिए था। बता दें कि जानबूझकर डिफाल्टर उन्हें कहा जाता है जो अदायगी में सक्षम होते हुए भी ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। हकीकत तो यह है कि वे बैंकिंग प्रणाली के तहत जवाबदेही से जुड़े नियम कानून को ठेंगा दिखाते हैं। इसके बावजूद उनके प्रति आरबीआई नरमी बरत रहा है। 12 माह में कूलिंग पीरियड के बाद बैंक को नए कर देने की भी अनुमति दी गई है। असल में जानबूझकर भुगतान करने में असमर्थता के कारण माफ कर दिया गया है और फिर उन्हें नए कर दिए जा रहे हैं, जिससे वे फिर से चूक कर सकते हैं और वापस अदायगी करने से ना नुकुर कर सकते हैं। अब एक मिसाइल काम होने के बाद वे कुछ सालों के बाद फिर से एक और कर्ज की रकम माफी की उम्मीद करेंगे। यदि केवल आरबीआई ने कर्ज ना चुका सकने वाले किसानों पर भी बैंकों को नरमी बरतने को कहा होता, तो मुझे पक्का यकीन है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के साथ 2022 के लिए जो रिपोर्ट दी गई थी, उसमें अधिकतर किसान और कृषि श्रमिकों द्वारा किए गए सुसाइड को आसानी से टाला जा सकता था। इस पर चर्चाएं नहीं होती हैं, ना पार्लियामेंट में होती हैं, ना विधानसभा में होती है, और धर्म के नाम पर देश के अंदर सिर्फ घंटा बज रहा है और देश की जनता गुरु घंटाल सी दिखाई पड़ रही है। साल 2021 में रिपोर्ट किए गए कृषि क्षेत्र में आत्महत्याओं के 10,881 मामलों के मुकाबले एनसीआरबी द्वारा साल 2022 में इस क्षेत्र में सुसाइड के 3.7% मामले ज्यादा दर्ज किए गए। अब कुल 11,290 किसानों व कृषि श्रमिकों ने घातक रास्ता अख्तियार किया। साल 2022 में जिन कुल
52 से 7 किसानों ने अपनी जानें दी, उसमें से 2 से 8 महिलाएं भी थी। इसी तरह सुसाइड करने वाले 6083 खेत मजदूरों में 6 से 11 महिलाएं श्रमिक थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें अधिकतर आत्महत्याएं महाराष्ट्र, कर्नाटक व मध्य प्रदेश में हुई। अकेले महाराष्ट्र में कुल किसान श्रमिक आत्महत्याओं में से 38% यानी 4248 आत्महत्याएं दर्ज की गई। यदि पहले वर्णित की गई घटनाएं यानी हिंगोली जिले में कुछ किसानों द्वारा प्रस्तावित शरीर अंगों की नीलामी की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में जारी संकट तत्काल नीतिगत कदम उठाने की जरूरत बताता है। ऐसा ही देश के बाकी हिस्सों के साथ भी है, जहां कृषि संकट गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही पीएम किसान स्कीम में आवंटन दोगुना करने की घोषणा कर चुके हैं। केंद्र द्वारा किसानों को हर वर्ष दिए जाने वाले 6000 रुपए के अलावा महाराष्ट्र भी उतनी राशि देगा, जिससे आवंटन बढ़कर 12000 रुपए सालाना हो जाएगा। कुल 1.7 करोड़ से अधिक किसानों ने को 1 रुपए में फसल बीमा का लाभ दिया गया, लेकिन यह कौन सुनिश्चित करेगा कि किसानों की फसल के नुकसान के लिए बीमा कंपनी उन्हें उचित मुआवजा देंगी। हमने किसानों को फसल के खराब की क्षतिपूर्ति के रूप में 15 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए मुआवजे की रिपोर्टें देखी गई हैं। फसल बीमा को किसानों के लिए एक बड़े लाभ का सौदा बताया गया है, और लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि 2016 में यह योजना शुरू होने के बाद से निजी बीमा कंपनी 57,619 करोड़ रुपए का मुनाफा बटोर चुकी हैं। वास्तव में पीएम फसल बीमा योजना PMFBI एक ऐसी बड़ी योजना लगती है कि जो बीमा कंपनियों के लिए बड़ा मुनाफा यकीन बनाती है। हाँ, फिर भी इधर उधर की बातों से काम नहीं चलने वाला। महाराष्ट्र को समुचित नीतियों संबंधित प्रोत्साहनों के लिए एक वैकल्पिक पैकेज की आवश्यकता है। हालांकि इस पैकेज की आवश्यकता पूरे देश में है और प्रत्येक राज्य को है, जो पुनर्जीवित कृषि बीज बो सके। आखिरकार यदि गन्ने को मात्र 4% क्षेत्र 70% भूजल खींच सकता है, तो जब तक संतुलन ठीक नहीं है तब तक खेती के पुनर्निर्माण में सहायता कैसे मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पानी की ज्यादा खपत वाले गन्ने के क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की बात करने की राजनीतिक हिम्मत किसमें होगी। यह सिर्फ एक असंतुलन है जो किसी भी खेत की आर्थिक व्यवहारिकता से संबंधित है। देश भर में ग्रामीण मजदूरी में गिरावट आई है और वहां तक कि सकल कृषि मूल्यवर्धन GVA भी वित्त वर्ष 2012 के बाद से सबसे कम रहा है, जिसमें ग्रामीण उपभोग में कमी आई है। हम जो आर्थिक तेजी देख रहे हैं वह सिर्फ 10% लोगों के हाथों में केंद्रित है। इससे ज्यादातर ऑटोमोबाइल बिक्री के नजरिए से देखा जा सकता है। महानगरों में जहां चौपहिया वाहनों की बिक्री बढ़ रही है, वहां भी लग्जरी सेगमेंट में सबसे ज्यादा वृद्धि है। वहीं दोपहिया किसान वाहनों की बिक्री अभी भी रफ्तार नहीं पकड़ रही है। आम
तौर पर यह उम्मीद की जाती है कि ग्रामीण मजदूरों में वृद्धि हल्के ही बाद ही ग्रामीण आबादी साइकिल से स्कूटर, नवाजा मोटरसाइकिल की ओर स्थानांतरित होती है। जैसा कि एनसीआरबी का मानना है, बढ़ती सुसाइड दर के मूल में यदि कृषि संकट प्राथमिक कारण है, यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र की मांग सुस्त बनी हुई है। शायद बिगड़ते कृषि परिदृश्य को बेहतर प्रतिबिंब सबसे अमीर व्यवहारिक ब्लॉक होने का आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की नवीनतम रिपोर्ट से मिलता है। ओईसीडी के 38 सदस्यों, बीमा सहित 54 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कृषि क्षेत्र के विशेषण भी हैं। में अध्ययन से पता चलता है कि भारत में किसान 2000 से लगातार कर लगाया जा रहा है। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जहां कृषि नकारात्मक क्षेत्र हैं, लेकिन इन सभी के देशों में कृषि घाटे को बचती मदद से पूरा किया जाता है। वहीं बुंदेलखंड की स्थिति भी बहुत ही खराब है। ना यहां नहरों का रोस्टर तय है और ना ही किसानों के लिए कोई विशेष सुविधा की गई है, और सूखा से लगातार यह क्षेत्र ग्रस्त रहता है। इस क्षेत्र के लिए ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं जिससे किसानों का उद्धार हो सके। सीधे बोल से मुकेश दैनिया की सीधी रिपोर्ट।